स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। और आज चर्चा होने वाली है त्रिदोष और किडनी को लेकर। अक्सर हम आयुर्वेद की भाषा में जब बात करते हैं तो 3 दोष हमारे दिमाग में हमेशा आते हैं, वात, पित्त और कफ। इनके सही होने से आपके शरीर में सब कुछ सही रहेगा, लेकिन इनके खराब होने की वजह से कोई ना कोई समस्या जरूर आ सकती है। तो वो कौन सा दोष है जो आपके शरीर में बिगड़ने के कारण किडनी की समस्या होती है, इस पर खास तौर पर चर्चा होने वाली है और आप कैसे इनसे बच सकते हैं, कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है। चलिए इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और अभी कर्मा आयुर्वेदा में हम मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि किडनी की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती हैं और आयुर्वेद में जब भी हम जाते हैं तो 3 चीजें आप भी बताते हैं, वात, पित्त और कफ। ये त्रिदोष ही हमारे लिए, हमारे शरीर में तमाम बीमारियों का कारण है। किडनी कैसे रिलेट करती है इन त्रिदोषों से? देखो, किडनी जो होती है, जो किडनी की प्रॉब्लम है, क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि किडनी का जो काम नहीं कर रही है, उसकी फंक्शनिंग कैपेसिटी जो कम हो गई है, जीएफआर जो कम हो गया, उसके अंदर तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट के कारण होता है, त्रिदोष की इन्वॉल्वमेंट के कारण होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उससे किडनी फेल हुई है, तो पित्त दोष जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है। किसी की डायबिटीज ज्यादा है, डायबिटीज बढ़ी हुई है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, उस वजह से उसको डैमेज हुआ है, तो उस केस में पित्त और कफ दोष ज्यादा इन्वॉल्व है। किसी को बहुत ज्यादा पेन कहीं पे हो रहा है तो वो वहां पे वात दोष की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहती है। अगर जलन हो रही है पेशाब में तो अगेन पित्त दोष की वजह से हो रही है। अगर किसी प्रकार की आपको अश्मरी यानी कि स्टोन फॉर्मेशन हो रही है तो वो कफ दोष के कारण हो सकती है किडनी के अंदर। तो ये त्रिदोष का इम्बैलेंस जब होता है, इनका जो बैलेंस है वो जब खराब होता है, ऊपर नीचे होता है, तो किडनी की प्रॉब्लम्स की उत्पत्ति होती है, किडनी की प्रॉब्लम्स का जन्म होता है। इसलिए त्रिदोष अगर कंट्रोल्ड में है तो आम की डेवलपमेंट नहीं होती। आम क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड मैटर। जब वो बढ़ता है तब जाके वो त्रिदोष का बैलेंस खराब करता है और भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, त्रिदोष को बैलेंस रखें और यानी कि आम रूपी विष को पैदा ना होने दे। जो शरीर में खा रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेशन होगा, उससे आपकी बीमारियां, आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। जैसे अभी हमने बात की कि किडनी और त्रिदोषों का क्या संबंध होता है। अब मेरा पूछना ये है कि किस तरीके से इसे बैलेंस किया जाए। जिसे किडनी की समस्या है वो त्रिदोषों को कैसे बैलेंस कर सकता है? देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे दोष बड़े होते हैं उसी के अनुसार उनकी चिकित्सा प्लान की जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में बड़ा ही कस्टमाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट की प्रकृति के अनुसार, वातज है, पित्तज है, कफज है, पेशेंट की बीमारी के अनुसार और पेशेंट की बीमारी के सिम्टम के अनुसार। तो यहाँ पे अगर किसी का वात बढ़ा हुआ है तो उसमें बस्ती चिकित्सा दी जाती है, जहां पे ऑयल को रेक्टम के द्वारा इंड्यूस किया जाता है। ये एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट होता है बस्ती में। दूसरा, अगर किसी का वात दोष बढ़ा हुआ है तो अभ्यंग कराया जाता है। अभ्यंग जो होता है वो ऑयलिंग होती है, पूरी बॉडी पे ऑयल, थेरेपेटिक ऑयल मसाज की जाती है, जो ट्रेंड पंचकर्मा एक्सपर्ट्स के द्वारा होती है। अगर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो वहां पे उसके लिए विरेचन प्लान किया जाता है। विरेचन इज इंड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड परगेशन, वो कराया जाता है जिससे पित्त दोष को शांत किया जाता है। पित्त दोष जो बढ़ा हुआ है वो उसके कारण जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, वो बीमारियां जो होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा, शीतल स्वेद कराया जाता है। जब पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है तो स्वेदन कराया जाता है, उससे भी पित्त दोष से जनक जो बीमारियां हैं वो शांत होती है। तीसरा, अगर कफ दोष बढ़ा हुआ है तो कफ दोष के बड़े होने के कारण सबसे पहले दिया जाता है वमन चिकित्सा दी जाती है। वमन इज इंड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड वॉमिटिंग कराई जाती है, जिससे जो कफ दोष है, कफ दोष के कारण जो मूत्र व स्त्रोतस में ब्लॉकेज आ रही है, जो रुकावट आ रही है, वो खोलने के लिए इंड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड वॉमिटिंग कराई जाती है। साथ साथ हर्बल पाउडर्स की मसाज कराई जाती है, जिसे उद्वर्तन भी कहा जाता है। इससे भी कफ दोष जो है वो शांत होता है और कफ दोष
वात दोष और पित्त दोष अगर कॉमनली बढ़े हुए हैं तो इनका कंबाइंड ट्रीटमेंट भी कराया जाता है। किसी का पित्त और किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो पंचकर्म के अंदर ये दोनों हम ट्रीटमेंट कंबाइन करके दे सकते हैं। किसी का वात और कफ बढ़ा हुआ है तो दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके कौन से सिम्टम किस समय बढ़े हुए हैं किडनी प्रॉब्लम में, उसके अनुसार देखते हुए और आपकी बीमारी किस स्टेज पे है, प्लस इसमें पेशेंट की कितना बल है, कितनी उसके अंदर शक्ति है, ये सारे पंचकर्म के जो प्रोसेस है झेलने के लिए वमन जो है उसकी बल शारीरिक बल के अनुसार कराया जाता है। विरेचन भी जो है वो शारीरिक बल को देखते हुए कराया जा सकता है। अभ्यंग जो है वो जनरली सभी पे कराया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम फाइनल करते हैं कि कौन से पेशेंट में वात पित्त और कफ कितना बढ़ा हुआ है और उसके लिए काउंटर ट्रीटमेंट कौन से देने की आवश्यकता है और जरूरत। जैसे हमने बात की डॉक्टर पुनीत की कैसे संतुलित किया जा सकता है त्रिदोषों को, क्या पेशेंट की भी कोई प्रकृति होती होगी? कैसे वो पहचान सकता है कि उसके बॉडी की प्रकृति क्या है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने सुना भी होगा वात पित्त और कफ ये 3 दोष होते हैं। इसी तरीके से 7 प्रकार की सभी लोगों की प्रकृति हो सकती है। कोई वातज हो सकता है, कोई पित्तज हो सकता है, कोई कफज हो सकता है, साथ साथ कोई वात पित्तज हो सकता है, कोई वात कफज हो सकता है और कोई पित्त कफज हो सकता है और कोई त्रिदोष, यानी कि 7 प्रकार की प्रकृतियां हो सकती हैं किसी भी इंसान की और किसी भी मरीज की जो किडनी का पेशेंट है। तो इन 7 प्रकृतियों जो होती है ये इनहेरिटेड नेचर में होती है। हमारी नेचर इस प्रकार की होती है कि वो इस 7 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम ये डिवीजन कर सकते हैं और किस तरीके से डिवीजन होते हैं। जनरली जो बॉडी होती है, बॉडी का फ्रेम जो होता है वो वात प्रकृतियों का होता है, वो थिन होता है। जो बॉडी का फ्रेम होता है वो वात प्रकृति वालों का स्मॉल हो सकता है, छोटा हो सकता है, पित्त वालों का मॉडरेट हो सकता है और कफ वालों का बड़ा हो सकता है, यानी कि बॉडी उनकी बड़ी हो सकती है। दूसरा बॉडी वेट, अगर बॉडी वेट की बात करें तो वात वालों का बॉडी वेट जो है वो कम होगा कंपेयर टू पित्त और फिर कंपेयर टू कफज, इन तीनों के बॉडी वेट में जो है डिफरेंस आएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो स्किन की, स्किन जो होती है वो जनरली वात प्रकृति वालों की ड्राई होती है। अगर हम बात करें पित्त प्रकृति वालों की स्किन की तो वो जनरली सॉफ्ट होती है। और अगर बात करें कफ वालों की, जो कफ पेशेंट्स, जो कफ जिनकी नेचर है कफज प्रकृति है, उनकी जो स्किन होती है वो थिक हो सकती है। ओके। इसी के साथ बात करते हैं दांतों की भी वेरिएबिलिटी हो सकती है सब में। अगर किसी के दांत बाहर निकले हुए हैं तो वो हो सकता है वो वातज प्रकृति हो। अगर किसी के दांत प्रोट्रूडेड हैं यानी कि बाहर निकले हुए वो वातज होगा। किसी के दांत नॉर्मल तरीके के हैं, बहुत स्ट्रांग भी नहीं है, बहुत जो है वो वीक भी नहीं है, तो वो पित्तज हो सकता है। और किसी के दांत स्ट्रांग हैं, थिक हैं, तो वो कफज प्रकृति का एक साइन है। इसी के साथ आईज की बात करते हैं, आंखों की बात करें तो इसी प्रकार से अगर वातज प्रकृति की बात करें तो वो आंखें जनरली छोटी हो सकती हैं। पित्तज प्रकृति की बात करें वो शाइनी और नॉर्मल साइज की हो सकती है। कफज प्रकृति वालों की आंखें बड़ी हो सकती हैं और अट्रैक्टिव हो सकती हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें फूड हैबिट्स की, खाने पीने के लिए वातज प्रकृति को बार बार भूख लगती है, थोड़ा थोड़ा इनवेरिएबली वो खाते रहते हैं। पित्तज प्रकृति वालों को भूख बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि उनका पित्त बढ़ा हुआ होता है, पेट में उनका पित्त जो होता है वो उनको भूख का एक कारण बनता है और भूख उनको ज्यादा लगती है। कफज प्रकृति वाले की डाइट जनरली सम प्रकार की होती है, जैसा उसकी रेगुलर मील्स खा रहा है तो उसी प्रकार से उसकी डाइट हो सकती है। इसी प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई बहुत ज्यादा एक्टिव है, ओवर एक्टिव, तो समझ लीजिए वो वातज प्रकृति का है। कोई मॉडरेट एक्टिव है तो वो पित्तज प्रकृति का है। और कोई लेथार्जी है, बैठा रहता है, कम हिलता है, कम डुलता है, तो चांसेस आर हाई कि वो कफज प्रकृति का है। टॉलरेंस फॉर वेदर, अगर किसी को हीट इंटॉलरेंस है, गर्मी में उसको बर्दाश्त नहीं होती, तो वो पित्तज प्रकृति के होने के चांसेस ज्यादा हैं। और साथ साथ किसी को अगर कोल्ड इंटॉलरेंट है तो वातज प्रकृति होने के चांसेस हैं। और किसी को अगर वात और कोल्ड और हॉट दोनों ही उसको टॉलरेंट है, इंटॉलरेंट नहीं, वो दोनों ही टॉलरेट कर सकता है, देन दैट मीन्स वो कफज प्रकृति का है। ठीक है। अगर हम बात करें
कम्युनिकेशन की, बोलना जो होता है, कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन सबसे अच्छा होता है पित्त प्रकृति वालों का। वो प्रिसाइज बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं। और अगर हम बात करें वातज प्रकृति वालों की, वातज प्रकृति वाले जो होते हैं उनका कम्युनिकेशन, वो टॉकेटिव होते हैं, बात बहुत ज्यादा करते हैं। कफज प्रकृति वाले जो होते हैं वो बात कम करते हैं और जितनी जरूरत होती है उतना ही बोलने का प्रयास करते हैं। कम्युनिकेशन में इस प्रकार से ये डिफरेंस ले सकते हैं। इनिशिएशन, इनिशिएट करना किसी चीज को। जैसे डॉक्टर पुनीत, हमने ये जाना कि किसी व्यक्ति की भी प्रकृति होती है, वो भी 7 तरीके की अलग अलग प्रकृति होती है। क्या ये बदल सकती है आने वाले समय में? जैसे कोई बच्चा है, वो बड़ा हुआ और उसके बाद वो अडल्ट हुआ या वो बुजुर्ग हुआ, तो क्या ये बदल सकती है? देखिए, बच्चों के अंदर वैसे ही कुछ दोष ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे हम जब यंग होते हैं तो पित्त दोष का प्रेडोमिनेंस ज्यादा होता है। बिल्कुल छोटे बच्चों में वात हो सकता है, बूढ़े लोगों में वात का डोमिनेंस ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति जो है वो स्टेबल होती है, वो फिक्स होती है। दोषों को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, वात पित्त कफ को, अगर हम अपनी डाइट से, अपने खान पान से, अपने आहार विहार से और साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम दोषों को बैलेंस कर सकते हैं। इन तीनों दोषों को बैलेंस करके चलना है। अभी हम प्रकृति की बात कर रहे थे, ये दोष की बात कर रहे हैं, दोनों अलग है। दोषों को बैलेंस किया जा सकता है। प्रकृति स्टेबल होती है, प्रकृति हमें भगवान से मिली हुई चीज है, वो हमारी उसी तरीके से रहती है। हालांकि हम अपनी हैबिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, उसको हम दोषों को बैलेंस करने के लिए जो हमें चीजें करनी है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। कई लोगों में यूरिन से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं और उसकी वजह से आगे चल के उन्हें किडनी की दिक्कत होगी ही होगी, तो उनमें किस दोष को पाया जाता है? देखिए, यूरिन में अगर समझ लीजिए जलन हो रही है, जलन होने का मतलब है कि पित्त दोष जो है वो बढ़ा हुआ है। अगर पेट में आपको इनडाइजेशन हो रही है या पेट की समस्याएं हो रही है तो पित्त दोष की गड़बड़ी समझ लीजिए। तो ये कुछ जगहें होती है, जैसे यूरिन में अगर स्टोन बन रहा है तो वो कफ के कारण हो सकता है वो बन रहा हो। अगर आपको यूरिन में दर्द हो रहा है तो दर्द का कारण हो सकता है वो वातज हो, वात दोष बढ़ा हुआ हो, इसीलिए आपको दर्द हो रहा हो। तो ये 3 अलग अलग सिम्टम्स किस वजह से उत्पन्न हो रहे हैं वो देखते हुए अगर हम करेंगे तो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का प्रिडोमिनेंस समझ आएगा, किडनी की प्रॉब्लम में समझ आएगा और ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी। इसलिए एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है। जब पेशेंट आता है, पूछा जाता है कि क्या सिम्टम आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसी के अनुसार उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसी के अनुसार उसको मेडिसिन दी जाती है। बिल्कुल सही है। ये तो यूरिन की बात हुई खास तौर पे। अब अगर किसी को पेट में पानी भर जाता है या सूजन नजर आती है शरीर में किसी भी हिस्से में, तो उसका कौन सा दोष है उसके शरीर में? सूजन होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूटिंग दोष रहता है वो कफ दोष रहता है। कफ दोष के कारण जनरली सूजन आती है। कफ दोष के इम्बैलेंस के कारण सूजन होने के चांसेस हो जाते हैं। सिमिलरली अगर पानी भरा हुआ है पेट में और ये सब चीजें, तो इनडाइजेशन, पेट की भी इन्वॉल्वमेंट है, साथ साथ यहाँ पे वात दोष की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सिम्टम आ रहा है और उस सिम्टम के पीछे कौन सा दोष है और उस दोष के अनुसार हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जड़ से होता है। सिम्टम्स को केवल दबाना नहीं होता, दबाया नहीं जाता, सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, दोष की पहचान की जाती है, दोष के अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रकृति एनालिसिस किया जाता है कि आपकी प्रकृति कौन सी है, आपकी प्रकृति में दोष आपका कौन सा उत्पन्न हुआ है, बल का एनालिसिस किया जाता है, उसके अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये तो हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में बात की डॉक्टर पुनीत, लेकिन जो आखिरी मेरा सवाल आपसे है वो खासतौर पर हर्ब्स को लेकर होने वाला है और डाइट को लेकर होने वाला है। ये तो हम पहचान जाते हैं कि हमारी क्या प्रकृति है, बॉडी की प्रकृति क्या है, लेकिन उसे कैसे ठीक रखा जाए, बैलेंस रखा जाए, किस तरीके की डाइट ली जाए, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। तो आज क्योंकि हम दोषों की बात कर रहे हैं तो हम दोष के अनुसार डाइट को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रकृति के अनुसार वातज, पित्तज, कफज प्रकृति में क्या डाइट जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी हर्ब्स जो किडनी के लिए रामबाण है आयुर्वेद में। सबसे पहले है, सबसे इंपॉर्टेंट है पुनर्नवा। पुनर्नवा का मतलब है कि दोबारा से नया, जैसा जो करते। पुनर यानी कि फिर और नवा मतलब नया करने वाला, दोबारा से नया करने वाला। फिर गोक्षुरु आता है। गोक्षुरु आपने सुना भी होगा, जो एक प्रकार का डायूरेटिक भी होता है, जो यूरिन के आउटपुट को भी बढ़ाता है, लेकिन ये नेचुरली बढ़ाता है, अनलाइक लेसिक्स और डाइटोर की तरह। फिर एक जड़ी बूटी आती है जिसका नाम है वरुण। वरुण जड़ी बूटी का भी बहुत अच्छे से किडनी के रिजुविनेशन में हेल्पफुल
पाया गया है। उसके अलावा एक जड़ी बूटी आती है मकॉय। मकॉय का भी किडनी को रिजुविनेशन करने में अच्छा रोल है। साथ साथ उसके बाद आता है कासनी। कासनी भी जो है वो लीवर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उसके साथ साथ वो किडनी के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक है हमारे पास त्रिफला। त्रिफला आपने बहुत बार सुना होगा पेट की समस्याओं में, लेकिन त्रिफला का रोल, आयुर्वेद की एक खासियत है कि यहां पे एक जड़ी बूटी को एक डिजीज के अकॉर्डिंग ही हम उसको लिमिट नहीं करते। त्रिफला का रोल बहुत सारे बॉडी फंक्शंस में आता है, जिसमें से एक है किडनी भी। त्रिफला में 3 चीजें होती हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरितकी, विभीतकी और आम्लकी, ये तीनों चीजें जो है अलग अलग से भी हेल्दी किडनी के लिए यूजफुल है, लेकिन इनमें से भी सबसे अच्छी, जिनको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन रहती है, किडनी प्रॉब्लम, हरितकी रहती है। अगर किसी को अलग से भी लेना है, हरितकी इज बेस्ट इन माइल्ड कॉन्स्टिपेशन फॉर किडनी पेशेंट। ठीक है। उसके साथ साथ गिलोय का बहुत अच्छा रोल है। गिलोय के साथ साथ नेक्स्ट जो जड़ी बूटी आती है, गिलोय जो है ना, वो जब भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे तो उनके एक हाथ में गिलोय थी, और हमने एक अभियान भी चलाया, हर घर गिलोय। गिलोय के सबसे अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर है, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो होती है वो भी नहीं होंगी, और किडनी के लिए तो ये बहुत अच्छी औषधि है ही है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आती है शतावरी। शतावरी आपने सुना भी होगा, एक प्रकार का इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है शतावरी। शतावरी जो है ये सेक्सुअल हेल्थ को भी सपोर्ट करती है, साथ साथ किडनी हेल्थ को भी ये बेनिफिशियल रहती है, तो शतावरी का भी बहुत अच्छा रोल है। उसके साथ साथ गुड़ूची का भी बहुत अच्छा रोल है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। ये सारी जड़ी बूटियां अगर आप लेते हैं, इसको किस प्रकार से लेना है, किस प्रकृति के अनुसार लेना है, वो हम जब पेशेंट आता है तो उसके हिसाब से उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन कोई एक जड़ी बूटी जो किडनी के लिए सबसे अच्छी रामबाण है वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा ले सकते हैं। चंद्रप्रभा वटी बहुत सारे पेशेंट जो हैं उनको बहुत अच्छे से सूट करती है, वो एक कॉमन मेडिसिन है जो आप इजीली ले भी सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सुपरविजन और गाइडेंस के अनुसार लीजिए। तो ये थी पूरी जानकारी कि किडनी के पेशेंट जो हैं वो किन चीज़ों का ख्याल रखें, और साथ ही जो त्रिदोष हैं आप उन्हें कैसे बैलेंस कर सकते हैं, खासतौर पर किडनी पेशेंट। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो त्रिदोषों को लेकर, या फिर तमाम जो किडनी पेशेंट्स हैं हमारे व्यूअर्स, उनके कोई सवाल हो वो आप हमसे ज़रूर पूछें, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।